हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सबको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का भारत में आगमन, कैसे कंपनियां आती हैं और कंपनियां कैसे भारत में आकर अपना विस्तार करती हैं। जिसमें हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में, हमने पढ़ा था डचों के बारे में और हमने पढ़ा था अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ भारत में आते हैं। लास्ट क्लास हमारी अंग्रेज़ों के बारे में हुई थी कि अंग्रेज़ कैसे भारत में आते हैं, कैसे अपने विस्तार को करते हैं। और आगे चल के जितनी भी हम क्लासें करेंगे उनमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक कंपनी अब अभी हमारी और रह रही है जिसको आप सब जानते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आती है, अपना विस्तार करती है ना। युद्ध लड़ती है, कर्नाटक के 3 युद्ध, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डालनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है अपना कैसे विस्तार करती है। तो आपको लिखना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आप सीधा सीधा ऐसे ही लिख देना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसके और भी नाम है, वो नाम आपको सब सारी कंपनियों के एक साथ करा दूंगा। अभी केवल आपको याद रखना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें 2 व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका होगी जो इसके गठन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। एक तो वहाँ के शासक हैं, फ्रांस के शासक, जिनका नाम है लुई 14वां, जिनका नाम है लुई 14वां। और एक व्यक्ति है इन्हीं के मंत्री जिनका नाम है कोलवर्ट। पूछा भी गया है पेपर में कि बताओ लुई 14वां और कोलवर्ट के द्वारा किस कंपनी की स्थापना करी गई है। तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई है, यानी प्रमुख भूमिका है इन्हीं दोनों की, लुई 14वां और कोलवर्ट। कौन? लुई 14वां और कोलवर्ट। स्थापना कब होती है? तो आप सब जानते हैं, पीछे भी मैंने आपको कराया है कि इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना होती है 1664 में। स्थापना होती है 1664 में। बहुत बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, आप कहोगे 1664 में। करने वाले कौन? लुई 14वां। मंत्री कौन है उनका? कोलवर्ट। कौन है मंत्री? कोलवर्ट। ठीक, आपसे पूछा जाएगा। देखो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। जब हमने डचों के बारे में पढ़ा था, जो नीदरलैंड की कंपनी आई थी, जो हॉलैंड की कंपनी आई थी, वो एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी जिसमें प्राइवेट लोग भी थे और सरकारी भी लोग भी थे। लेकिन इसका हम कहेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि अगर इसका हम ये कहें ना कि भारत से कैसे ख़त्म होगी या भारत में इनका व्यापार कैसे नहीं बढ़ पाया, ये सबसे बड़ी कमी इनकी यही थी कि ये कंपनी कैसी कंपनी है, एक ये सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी है। तो हम लिखेंगे, आपको यह लिखना है, यह कंपनी पूर्ण रूप से, यह कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। तो आपसे पूछ ले, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी, पुर्तगाली प्राइवेट कंपनी, और आपस में हम कहते हैं ना जॉइंट, मिलकर आपस में कंपनी भी, प्राइवेट लोग भी और सरकारी लोग भी, तो वो थी नीदरलैंड वालों की कंपनी। लेकिन ये कैसी कंपनी है? आप कहोगे ये है एक सरकारी कंपनी, जिसमें हम कहेंगे कि जब इनका है ना विघटन हो, ये सारी ये भारत से छोड़कर जाएंगे या भारत में इनका जो विस्तार है वो रुक जाएगा, वो यही कारण होगा। इनमें एक प्रमुख भूमिका होगी कि भारत में ये जो कंपनी है, एक ऐसी कंपनी होगी, एक सरकारी कंपनी होगी जो भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाई। जैसे डुप्ले अपने विस्तार को कर रहा था, बहुत ही है ना महत्वाकांक्षी था, दूरदर्शी था, हर चीज़ को समझता था डुप्ले। लेकिन ये सरकारी कंपनी परेशान हो गई थी डुप्ले से, उसे वापसी बुला लिया गया। कहाँ? फ्रांस में। कैसे बुलाया जाएगा, सब कुछ आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1664 में इसकी स्थापना करी गई कंपनी की, पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। प्रमुख भूमिका है कोलवर्ट और साथ में लुई 14वें की। आगे देखना जरा, आगे। अब ये जब भारत में पहुंचते हैं, भारत में, तो भारत में 1668 में ये कंपनी अपना पहली कोठी, पीछे भी मैंने आपको लिखवाया था, ये पहला अपनी हम कह सकते हैं फैक्ट्री या कोठी कहाँ लगाते हैं? तो आप कहोगे सूरत में। गुजरात के सूरत में इनके द्वारा पहली कोठी लगाई गई थी। कहाँ? सूरत के अंदर। ठीक है, कहाँ? सूरत के अंदर पहली कोठी लगाई गई। आपसे पूछेगा कोठी में प्रमुख भूमिका किसकी है? तो अगर आपसे कहे ना फ्रैंक कैरो, इसमें प्रमुख व्यक्ति था कौन? फ्रैंक कैरो। प्रमुख व्यक्ति था फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो की प्रमुख भूमिका थी प्रथम कोठी लगाने में। तो प्रथम कोठी कहाँ लगी है? सूरत में। उसके बाद हम बात करें अगले ही साल 1669 में इन्होंने कोठी लगाई। कहाँ? तो आप कहोगे मसूलीपट्टनम में। कोठी लगी इनकी कहाँ? आप कहोगे मसूलीपट्टनम में। तो ध्यान से समझना,
दो प्रमुख बातें हैं। जैसे हम अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजों की पहली कोठी भी कहाँ लगी थी? सूरत में, लेकिन असफल रही। इनकी सफल कोठी लगी है कहाँ? सूरत के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए मसूलीपट्टनम में, ऐसे ही अंग्रेजों की पहली सफल कोठी मसूलीपट्टनम में लगी थी, इनकी भी दूसरी कोठी कहाँ लग रही है? मसूलीपट्टनम में लग रही है। आपसे अगर एक प्रश्न भी पूछा जाए, जैसे यहाँ लुई 14वां शासक है, जब ये भारत में आते हैं, इनकी कंपनी की स्थापना होती है, उस समय भारत में शासन चल रहा है किसका? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। तो लिख लेना, भारत में शासन था औरंगजेब का। भारत में शासन है किसका? औरंगजेब का। याद रखना, शासन है किसका? औरंगजेब का। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ तक आप लिखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कहानी होती है फ्रांसिस मार्टिन के बारे में। एक फ्रांसिस मार्टिन से प्रश्न बनाएगा, पूछा जाता है इसमें कि भारत में फ्रांसिसों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? तो फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता। लिखना, भारत में फ्रांसीसियों का, भारत में फ्रेंच, ऐसे लिख लेना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है? आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर कि बताओ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? तो आपको लिखना है, तो फ्रांसिस मार्टिन को कहा गया है। किसको? फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसिस मार्टिन को। क्या बोलोगे आप कि फ्रांसिस मार्टिन को क्या कहा गया है? भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इसी को माना जाता है, फ्रांसिस मार्टिन को। ठीक है। ऐसा क्या करता है ये 1674 के समय में? कब? 1674 में। ठीक है। देखना, 1674 में, 1674 के अंदर 74 में वलीकोंडापुरम, कहाँ लिखना चाहो आप? लिख लेना वलीकोंडापुरम। वलीकोंडापुरम में एक सूबेदार था, वलीकोंडापुरम के सूबेदार, वलीकोंडापुरम के सूबेदार, वलीकोंडापुरम का सूबेदार था शेर खां लोधी। कौन था? शेर खां लोधी। इस शेर खां लोधी से ये क्या करता है? एक गांव लेता है जिसका नाम रखा गया पोंडुचेरी। आप सीधा लिख लेना, पांडिचेरी। गांव लिया गया पांडिचेरी। पांडिचेरी। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी किससे लिया था? आप कहोगे वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से। ये शेर खां लोधी है जो कहाँ का है? वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से एक गांव लिया जो मद्रास के निकट था, जिसका नाम रखा गया पांडिचेरी। पुदुचेरी रखा गया था, है ना? आपको याद रखना है पांडिचेरी। और 1701 में जाकर 1701 में इन्होंने अपना मुख्यालय, इन्होंने किसने? फ्रांसीसियों ने। इन्होंने अपना मुख्यालय ये किसको बनाते हैं? तो आप बताओगे पांडिचेरी को ही अपना मुख्यालय बनाते हैं 1701 में। तो जब हम देखते हैं कि भारत आज़ाद होता है 1954 में, फ्रांसीसी भारत से जाते हैं, 1954 में फ्रांसीसी भारत से जाते हैं, तो फ्रांसीसी किसको छोड़कर जाते हैं? हम ये कहेंगे कि पांडिचेरी को। किसको? पांडिचेरी को। साथ में आगे चलकर ये फ्रांसीसी, है ना, आप बताओगे ये चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए चंद्रनगर कहाँ? बंगाल में। ये आगे चलकर चंद्रनगर पर अधिकार कर लेंगे। चंद्रनगर पर, डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चंद्रनगर पर अधिकार कर लेंगे। आपसे पूछेगा इनका ना मॉरिशस पे भी ये अधिकार करते हैं, जो भारत से बाहर है मॉरिशस। साथ में ये कराईकल पर अधिकार करते हैं, कराईकल पर अधिकार करते हैं। और साथ में ये अधिकार करते हैं, आप कहोगे, माहे पर। तो जब हम देखते हैं भारत से ये जाते हैं 1954 में, तो ये चंद्रनगर को देते हैं भारत को, कराईकल को देते हैं और माहे को। तो मॉरिशस कहाँ है? भारत से बाहर है। तो इनके अधीन में चंद्रनगर भी आता था, मॉरिशस भी आता था और कराईकल भी, और साथ में कौन सा? माहे भी। ठीक है, माहे भी आता है। तो हम देखते हैं कि यही व्यक्ति जो है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन, जो भारत में क्या किस लिए जाना जा रहा है? हम कहेंगे वास्तविक संस्थापक है। किसका? आप कहोगे भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक है फ्रांसिस मार्टिन।
ये 1706 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। जब 1706 में डेथ हो जाती है, लगभग 1706 से 1720 तक, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी विस्तार नहीं होता, विस्तार रुक जाता है। पीसीएस में भी पूछा गया कि बताओ ऐसा कौन सा समय था जब इनका विस्तार बिल्कुल नाम मात्र का हुआ, तो वो 1706 से लेकर 1720 तक का था। फिर 1720 में और भेजे गए, लेकिन 1742 में जो व्यक्ति आता है उसका नाम होता है डुप्ले। हम पढ़ने वाले हैं चाचा डुप्ले के बारे में, यानी कि डुप्ले के बारे में, बड़ा फेमस रहेंगे कौन, डुप्ले। तो बात करेंगे आगे चलकर कि कैसे ये अपना कंपनी का विस्तार करते हैं। तो एक लाइन आपको लिखनी है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, क्योंकि पेपर में पूछा गया है। कैसे पूछा जाता है कि इनका कंपनी का विस्तार कब से कब तक रुका रहा, तो आप कहोगे 1706 से लेकर 1720 तक। क्यों? क्योंकि 1706 में किसकी डेथ हो जाती है, तो आप ये कहोगे 1706 में डेथ हो जाती है, 1706 में। एक लाइन आप लिख लेना, 1706 में फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन की डेथ हो जाती है, फ्रांसिस मार्टिन की डेथ, की मृत्यु हो जाती है। और 1706 से लेकर 1720 तक विस्तार ना के बराबर हुआ, कंपनी का विस्तार ना के बराबर, विस्तार ऐसे लिखना आप, ना के बराबर हुआ, ना के बराबर हुआ, कंपनी का विस्तार ना के बराबर हुआ। ठीक है। फिर 1720 से 1700 हम कह सकते हैं 42 तक लीनो और ड्यूमा भेजे गए, 1720 से 1720 से और 1742 तक। ठीक है। हम कह सकते हैं कि ड्यूमा भारत में है, ड्यूमा, और लूना भारत में था। ये दोनों व्यक्ति थे, लूना, ये दोनों व्यक्ति भारत में थे। लेकिन 1742 में भारत में आ जाता है कौन, डुप्ले। तो पूछा गया है पेपर में, भारत में बताओ डुप्ले फ्रांसीसी कंपनियों में कब भारत में पहुंचता है, कब फ्रांसीसी कंपनियों को कब गवर्नर या भारत में ये कब अपना विस्तार करना स्टार्ट करता है, तो 1742 में। कब? 1742 में। तो 1742 में आ जाता है कौन, डुप्ले। तो बार बार ऐसे भी पूछा जाता है, बताओ डुप्ले, है ना, किसका गवर्नर था या किस कंपनी से जुड़ा हुआ है डुप्ले, तो आप बताओगे डुप्ले किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, आप कहोगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। आप सब देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डुप्ले के बारे में कि डुप्ले कैसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में भाग लेता है। तो बात करते हैं कर्नाटक के युद्धों के बारे में, कर्नाटक के युद्ध के बारे में। ठीक, देखो जरा कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए। पहले तो आपसे ये पूछेगा पेपर में, अभी पीछे जो जीडी का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है कि कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए हैं। तो आप बताओगे कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए हैं, तो आप कहोगे कर्नाटक के लड़े गए हैं 3 युद्ध। कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए हैं, 3। तो कर्नाटक के युद्ध लड़े गए हैं 3। तो आप देखना ज़रा ध्यान से, लिखना है आपको कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक के युद्ध। पहला प्रश्न तो ये बनाएगा, बताओ कर्नाटक के युद्ध किस किस के बीच लड़े गए। तो आप सब जानते हैं फ्रेंच, जी फ्रेंच हैं, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, और साथ में अंग्रेज, इन दोनों के बीच में लड़े गए हैं। आपसे एक पूछता है कि बताओ कौन सा युद्ध, जैसे 3 युद्ध लड़े गए हैं, कि पहले युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, दूसरे युद्ध की शुरुआत किस कारणों से हुई, तीसरे युद्ध की ना शुरुआत किस कारण से होती, फिर तीनों युद्ध रोके भी जाएंगे। तो एक संधि होगी, कौन सा किस संधि के कारण रुका है, दूसरा कौन सी संधि के कारण रुका है, तीसरा कौन सी संधि के कारण रुका है। तो डेट तो तुमसे इतनी खास पूछी नहीं जाती, तो जैसे पूछ लिया, कह दे कि पहला युद्ध कब से होगा, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो आप इन्हें एक साथ लिख लेना। पहला तो यही है कि कितने युद्ध लड़े गए, जीडी में पूछा गया बताओ कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए, तो आप बताओगे 3। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तीनों युद्ध इन्हीं के बीच में लड़े जाएंगे, कैसे कैसे लड़े जाएंगे उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1746 से 1748 तक। ठीक। दूसरा अगले ही वर्ष स्टार्ट हो जाता है कर्नाटक का सेकंड युद्ध, आप ऐसे लिख लेना, कर्नाटक का सेकंड युद्ध। ये स्टार्ट होता है 1749 से और चलता है 1754 तक। कब? 1754 तक। तीसरा युद्ध चलता है, हम कहेंगे कर्नाटक का थर्ड युद्ध, ये चलता है 1756 से और कब तक चला, आप बताओगे 1763 तक चला, 1763 तक, जब पेरिस की संधि हो जाती है। 1763 तक दिख रहा ना सर उधर, 1763 तक चलता। कर्नाटक के कितने युद्ध लड़े गए, मैंने कहा आपसे 3 युद्ध पूछे जाते हैं, कितने,
3 युद्ध पूछे जाते हैं। तीनों युद्धों को आपको समझना है। पहला युद्ध कर्नाटक का युद्ध है, वो 1746 से 1748 तक। दूसरा 1749 से 1754 तक। और तीसरा 1756 से 1763 तक। कर्नाटक के तीनों युद्ध फ्रेंच और अंग्रेज आपस में लड़ रहे हैं। और हम बात करेंगे कितने युद्ध लड़े गए हैं, आप कहोगे 3 युद्ध लड़े गए हैं। कितने? 3 युद्ध लड़े गए हैं। तो एक एक करके एक एक युद्ध को हम समझेंगे। उसके बाद कैसे ये कंपनी भारत से, है ना, ये कह सकते हैं इनका विस्तार बहुत कम रह जाता है, या कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर हावी हो जाती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार रुक जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं कि एक एक इनके युद्धों के बारे में। तो पहला लिखना प्रथम कर्नाटक युद्ध। 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 तो आप बताओगे 1746 से लड़ा गया 1700, है ना, 1746 से लड़ा गया 1748 तक। पहला युद्ध लड़ा गया 1746 से 1748 तक। प्रश्न पूछा जाएगा इसकी शुरुआत क्यों होती है? शुरुआत, कारण क्या था इनका लड़ने का? शुरुआत क्यों होती है? तो कारण क्या था? तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया के युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया। तो मैं लिख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए कहाँ लड़ाई हो रही है? ध्यान से समझना। जैसे फ्रांस आप सब जानते हैं यूरोप में है, और साथ में ब्रिटेन भी कहाँ है? यूरोप में है। जब ये आपस में वहाँ लड़ते थे, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में यूरोप में लड़ते थे, तो कुछ समय बाद उनकी जो ये कंपनियाँ भारत में यहाँ व्यापार कर रही हैं, जो कंपनियाँ भारत में व्यापार करने के लिए आई हैं, युद्ध स्टार्ट होता था वहाँ, कुछ समय बाद ये यहाँ भी लड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो पहला युद्ध जो हो रहा है, हम बात कर रहे हैं अपने भारत की, वो लड़ रहे थे आपस में ऑस्ट्रिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया पर किसका अधिकार होगा, फ्रांस का होने वाला है या ब्रिटेन का होने वाला है, या ब्रिटेन, है ना, जीतेगा, इसमें कौन? ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, सॉरी कौन जीतेगा? फ्रेंच जीतेगा। किसके लिए पहला युद्ध पूछाएगा कि बताओ कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध लड़ा गया किसके उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया? आप कहोगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए प्रथम युद्ध लड़ा गया। देखना जरा ध्यान से, शुरुआत होती है इसी से। एक तरफ हम ये कहेंगे मद्रास पर, हम कहेंगे मद्रास, मद्रास, है ना, मद्रास पर शासन है अंग्रेजों का। मद्रास पर शासन कर रहे हैं कौन? अंग्रेज। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी मुख्यालय है, या पांडिचेरी प्रमुख रूप से किसके अधीन है? आप बताओगे फ्रांसीसियों के अधीन है। किसके? फ्रांस के लोगों के अधीन, फ्रांस के अधीन है, ठीक। या मद्रास, मद्रास हम कह रहे हैं कि अंग्रेजों के अधीन है। यहाँ का जो इस समय गवर्नर है वो है मोर्स। यहाँ का गवर्नर कौन है? मोर्स। और यहाँ इस समय गवर्नर बना बैठा है कौन? डुप्ले। कौन? आप कहोगे डुप्ले। कौन बना बैठा है? डुप्ले बना बैठा है। कौन? डुप्ले। अब लड़ाई यही है कि एक बार पांडिचेरी या मद्रास के अधिकार के लिए ये लड़ाई होने वाली, मतलब होना तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए है, लेकिन अब कैसे कैसा अधिकार होगा इसे एक बार आप समझना है। देखो जो डुप्ले था, है ना, मैंने कहा ना वो पहले व्यक्ति एक दूरदर्शी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, आगे की बात को समझता है कि आगे क्या हो सकता है, मेरी सेना कितनी मजबूत है, हमारी नौसेना कितनी मजबूत है, क्या हम अंग्रेजों को यहाँ भारत में हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते हैं, ये सारी बातें समझता था कौन? डुप्ले। डुप्ले ने पहले मोर्स को आदेश दिया, पहले मोर्स को आदेश दिया कि भाई हम वहाँ तो ब्रिटेन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, यूरोप में ब्रिटेन आपस में लड़ रहा हो या फ्रांस आपस में लड़ रहे हो, लेकिन हम भारत में यहाँ लड़ने वाले नहीं हैं। चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पांडिचेरी और मद्रास, ये दोनों ही बंदरगाह, ये दोनों ही बंदरगाह या दोनों ही ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र अधीन थे किसके? हम कहेंगे कर्नाटक के राजा के अधीन। कर्नाटक के राजा के अधीन, जिन पर शासन कर रहा है कौन उस समय पर? अनवरुद्दीन। कौन? अनवरुद्दीन। ध्यान से समझना, किसके अधीन थे ये? कर्नाटक के राजा के अधीन। डुप्ले, हम ये कह सकते हैं डुप्ले ने, है ना, डुप्ले ने जो अनवरुद्दीन था उसे भी आदेश भिजवाया कि यहाँ भारत के अंदर, अगर वहाँ यूरोप में युद्ध हो रहा है तो भारत के अंदर युद्ध नहीं होने चाहिए, भारत के अंदर युद्ध नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही हुआ। इस युद्ध की शुरुआत कर देते हैं कौन? अंग्रेज। कौन शुरुआत कर देते हैं? अंग्रेज। तो जब अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी तो ये जो मद्रास था, ये जो मद्रास था, फिर मैंने ये कहा ना डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था, वो सोचता था आगे की, उसने प्लान बनाया कि भाई जब अंग्रेज युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सेना को बुलाना चाहिए, या तो फ्रांस से बुलाएं या और कहीं से बुलाएं। तो हमने अभी देखा था पीछे मॉरिशस के बारे में कि इनका एक जगह क्षेत्र और था मॉरिशस, जहाँ इनका अधिकार था उस मॉरिशस पर, है ना। हमने अभी देखा था कि मॉरिशस पर भी इनका क्या था? अधिकार था। मॉरिशस से ये किसे बुलाते हैं? लावो दारने को बुलाते हैं। ध्यान से सुनना,
मॉरिशस में शासन कर रहा था कौन? लाबोदारने। कहीं कुछ नाम मिलता है, आप लाबोदारने याद रखना। चलो मैं दोबारा कर इसे लिख देता हूँ। किसे बुलाते हैं? लाबोदारने को। ये कहाँ से आता है? मॉरिशस से आता है। लाबोदारने, लाबोदारने मिलता है कहीं? लाबोदारने मॉरिशस से आता है। लगभग 3,000 सेनाओं को लेकर आता है, लगभग 3,000 सेनाओं को। और अधिकार कर लेता है किस पर? अधिकार कर लेता है मद्रास पर। यानी लाबोदारने ने अधिकार कर लिया किस पर? मद्रास पर। यानी मद्रास पर अधिकार। आप कहोगे अधिकार हो गया, मद्रास पर अधिकार कर लिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक उधर हम समझते हैं कि ब्रिटेन की सेना युद्ध में विलीन थी। वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए चल रहा था, वहाँ से कोई भी शक्ति भारत की तरफ नहीं भेजी गई अंग्रेजों के लिए। लेकिन फ्रांस से भी शक्ति नहीं आई है। ये फ्रांस ये आई है कहाँ से? मॉरिशस से। जो मॉरिशस फ्रांसीसियों के अधीन था, वहाँ से लाबोदारने आता है, भारत में प्रवेश करता है, मद्रास को अपने अधीन करता है, मद्रास को जीतता है। और मद्रास को जीतने के बाद बात होती है किससे? डुप्ले से। डुप्ले कहता है कि अब मद्रास को हम लौटाएंगे नहीं, लेकिन लाबोदारने कहता है कि मैं इस मद्रास को इन्हें लौटा दूंगा। बात नहीं मानी किसकी? डुप्ले ने। डुप्ले की बात नहीं मानी किसने? लाबोदारने ने। इसने क्या करा? 4 लाख पौंड, कहीं 4 लाख पौंड मिलता है, कहीं कुछ मिलता। 4 लाख पौंड पर 4 लाख पौंड है ना, लेकर किससे? अंग्रेजों से मद्रास किसको लौटा दिया? अंग्रेजों को लौटा दिया। किसको लौटा दिया? अंग्रेजों को लौटा दिया। इस बात से दुखी हुआ डुप्ले, और डुप्ले ने दोबारा फिर से अधिकार कर लिया किस पर? मद्रास पर। डुप्ले ने दोबारा क्या कर लिया? मद्रास पर अधिकार कर लिया। लेकिन याद रखना, जब लाबोदारने आक्रमण करने के लिए भारत पहुंचा था, तो पहले ही अनवरुद्दीन से किसने? डुप्ले ने। पहले ही डुप्ले ने अनवरुद्दीन से क्या कर लिया था? जो कर्नाटक का उस समय बादशाह था, या कर्नाटक का उस समय जो राजा था, उससे पहले ही ये कह दिया था या आश्वासन दे दिया था, हम मद्रास को जीतेंगे तो सही, लेकिन उसे वापसी कर देंगे किसको? अंग्रेजों को। या हम तुम्हें वापसी कर देंगे इस मद्रास को। हुआ क्या? जैसे डुप्ले ने जीता और अनवरुद्दीन ने ये कहा कि भाई इस मद्रास को अब छोड़ दो, जब आपने पहले वादा करा था। लेकिन डुप्ले ने नहीं छोड़ा। जब डुप्ले ने नहीं छोड़ा तो अनवरुद्दीन है ना अपनी सेना लेकर भेजेगा और लड़ा जाएगा एक बड़ा ही फेमस युद्ध, जिसे कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। अपने बेटे को भेजेगा महफूज खां को, और साथ में होगा कौन? दूसरी तरफ से फ्रांसीसी होंगे। आपस में युद्ध लड़ा जाएगा, जिसको हम कहते हैं अडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध। बार बार पेपर में पूछा जाता कि बताओ सेंट थोमे का युद्ध व अडियार का युद्ध कौन से युद्ध का भाग था? तो आप बताओगे कर्नाटक के पहला युद्ध का भाग था, जिसमें ये पता लगती है कि भारत के राजाओं की स्थिति क्या है, कि भारत के राजा तो खोखले हैं, क्योंकि केवल 9,000 महफूज खां, या हम कह सकते हैं अनवरुद्दीन की 9,000 सेनाओं को हरा दिया था केवल 900 लोगों ने, जो लड़ रहे थे फ्रांसीसियों की तरफ से। तो हम देखते हैं कि इसी के बाद मैंने कहा ना, डुप्ले ने अधिकार कर लिया दोबारा मद्रास पर। प्रश्न पूछा जाएगा लाबोदारने ने क्या छोड़ दिया था? आप कहोगे हाँ छोड़ दिया था। इसने 4 लाख रुपए लिए, 4 लाख पौंड रुपए लिए किससे? अंग्रेजों से, और छोड़ दिया किसको? मद्रास को। जैसे ही यहाँ से मॉरिशस गया, तुरंत डुप्ले ने उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। डुप्ले मानने वाला नहीं था। अनवरुद्दीन ने कहा कि भाई तुझे छोड़ना पड़ेगा, तेने पहले ही आश्वासन दे रखा है कि हम मद्रास को छोड़ देंगे। उसने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसा ही हुआ है ना। गुस्सा आने वाला है किसको? अनवरुद्दीन को। और गुस्सा आने के बाद अनवरुद्दीन ने कहा मैं अपनी सेना को लेकर भेजता हूँ। भेजी उसने अपनी सेना, 9,000 की सेना पहुंची, लेकिन वो भी क्या होगा? युद्ध में हार गई। यहाँ से पहला प्रश्न पूछता है पेपर में कि बताओ पहले युद्ध में क्या पता लगता है ना? पहले युद्ध में पता लगता है कि भारत की स्थिति अंदर से कैसी है। भारत की स्थिति अंदर से कैसी है? खोखला हो चुका है या खोखले हो चुके हैं भारत के उस समय पर राजा, है ना। 9,000 सेनाओं को हरा दिया केवल 900 लोगों ने। जरा ध्यान से समझना। तो लड़ा गया, आपसे पूछेगा अडियार या सेंट थोमे का युद्ध। अडियार या इसे कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे नामक स्थान पर लड़ा गया सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध तो कब लड़ा गया? आप बताना। इसे 1748 के आसपास ही लड़ा गया। ठीक है, एक तरफ से लड़ रहे हैं, एक तरफ से आ रहा है महफूज खां लड़ने के लिए। महफूज खां लड़ने के लिए आ रहा है। कौन? महफूज खां उसका सेनापति था। और एक तरफ से कौन था? पैराडाइज। एक तरफ से कौन था? पैराडाइज। पैराडाइज, पैराडाइज है ना। पैराडाइज कौन है? सेनापति। पैराडाइज कौन है? सेनापति। पैराडाइज सेनापति है पैराडाइज। और इधर से सेनापति कौन है? महफूज खां। सेनापति, सेनापति। अगर पूछ ले तो किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है? इधर से कौन नेतृत्व कर रहा है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। और एक तरफ से कौन है? तो आप बताओगे डुप्ले। कौन है? डुप्ले।
डुप्ले। देखो इसके पास लगभग 9000 सेना है, 9000 सेना, और इनके पास लगभग 900 सेना है। कितनी? 900 सेना। हुआ क्या कि इस अडियार के युद्ध में या इस सेंट थोमे के युद्ध में हरा दिया गया किसको? महफूज खां को। और जीत हुई किसकी? फ्रांसीसियों की। जीत हुई किसकी? फ्रांसीसियों की। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? हुआ क्या देखना, इसी से क्या पता लगती है कि स्थिति क्या हो चुकी है भारत के लोगों की या भारत के राजाओं की, कि केवल 900 सेनाओं ने हरा दिया किसको? 9000 सेनाओं को, है ना। अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां जो युद्ध में लड़ने गया है, उधर डुप्ले ने अपना सेनापति भेजा है किसको? पैराडाइज को लड़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता, बताओ अडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध किस युद्ध का भाग है? किस युद्ध का भाग है? तो आप बताओगे ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध का क्या है? भाग है। ठीक है, देखना आगे क्या होता है। आगे फिर आगे जब प्रथम युद्ध समाप्त होता है, ये वाला पहला जो युद्ध है, जब ये समाप्त होता है तो प्रश्न पूछता है बताओ किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ है? किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ है? तो आपको लिखा मिलेगा एक्स ला शापेल। ऐसे लिखा मिलेगा आपको एक्स ला शापेल। बहुत पूछा जाता है ये वाला प्रश्न भी। एक्स ला शापेल के प्रथम जो युद्ध था वो किस संधि के द्वारा खत्म हुआ था? एक्स ला शापेल की संधि हुई ब्रिटेन में। एक्स ला शापेल की संधि, एक्स ला शापेल की संधि से युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम हुआ। ध्यान से समझना, युद्ध क्या हो गया? विराम हो गया। क्या होगा? युद्ध विराम। हुआ क्या इसमें? मद्रास दोबारा अंग्रेजों को दे दिया गया। मद्रास अंग्रेजों को दे दिया गया। मद्रास अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। अधीन, अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। क्या तुम इसे मद्रास को तुम ही ले लो ना, अधीन कर दिया गया। अधीन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका में लुइसबर्ग, अमेरिका में लुइसबर्ग, अमेरिका में लुइसबर्ग, लुइसबर्ग किसको मिला? आप बताओगे। लुइसबर्ग मिला फ्रांस के लोगों को, फ्रांस को मिला। लुइसबर्ग मिला किसको? फ्रांस को। तो बात समझ में आ रही है। तो हमने कितने युद्ध देखे हैं? हमने देखे हैं 2 युद्ध अभी, सॉरी पहला युद्ध हमने देखा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसमें क्या हो रहा है? एक्सला शापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध का क्या हो जाता है? विराम हो जाता है। तो कितने युद्ध लड़े जाने हैं अभी? 3। कितने युद्ध लड़े जाने हैं अभी? 3 युद्ध लड़े जाने हैं। देखना जरा ध्यान से। तो पहले युद्ध को थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, कब से कब तक लड़ा जा रहा है? कब से कब तक लड़ा जा रहा है? तो मैंने कहा ना, ये सेंट थोमे वाला प्रश्न या अडियार का प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बताओ किस युद्ध का हिस्सा था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। क्यों लड़ा जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए ये वाला युद्ध प्रथम लड़ा जा रहा है। कब से कब तक लड़ा गया? तो आप बताओगे 1740 से लेकर 1748 तक ये युद्ध लड़ा गया। शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर। मॉरिशस से कौन पहुंच रहा है? लबोदार ने पहुंचता है मॉरिशस से। किसने बुलाया है? डुप्ले ने बुलाया है। 3000 की सेना लेकर पहुंचता है, लेकिन अंग्रेजों के पास कोई सेना नहीं आती है, इसलिए मद्रास पर अधिकार हो जाता है किसका? है ना, आप बताओगे लबोदारने का या फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। मना करता है कौन? डुप्ले। और आपस में विवाद होता है डुप्ले और लबोदारने में। लबोदारने 4 लाख के पौंड पर किसको? आपका हो गए, है ना, अंग्रेजों को मद्रास को देकर मॉरिशस वापसी चला गया। लेकिन उसके बाद तुरंत ही अधिकार कर लिया किसने? डुप्ले ने। इस बात से परेशान हुआ अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेजी अपने बेटे महफूज खां के नेतृत्व में, वो सॉरी है ना, सेनापति के रूप में नेतृत्व कर रहा था कौन? अनवरुद्दीन। और साथ में था उधर से पैराडाइज। युद्ध हुआ अडियार या सेंट थोमे का युद्ध, जिस युद्ध में क्या होता है? फ्रांसीसियों की विजय और हार हो जाती है भारतीय राजा, हम कहेंगे है ना, अनवरुद्दीन की। तो पता लगी कि कर्नाटक में क्या स्थिति है ना, कैसे भारतीयों की इस समय स्थिति चल रही है। अगली बात करेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। कर्नाटक का सेकंड युद्ध आपको लिखना है। कर्नाटक का सेकंड युद्ध, कर्नाटक का सेकंड युद्ध, है ना। द्वितीय युद्ध लिख लेना आप, सेकंड युद्ध लिख लेना। कर्नाटक का सेकंड युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो आप बताओगे ये लड़ा गया 1749 से लेकर 1754 तक। कब तक? 1749 से लेकर 1754 तक। तो हम लिखेंगे इसमें यह युद्ध भारतीयों, है ना, यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ा था। हम ये कह सकते हैं कि ये जो युद्ध था ना, यह युद्ध, वो तो देखो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से जुड़ा था। इसकी शुरुआत क्या होती है? ऐसे लिख लेना आप, यह युद्ध भारतीय, अभी समझाऊंगा मैं आपको क्या है। यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ा था। पृष्ठभूमि से जुड़ा था। यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि से
जुड़ा था। क्या थी इसकी कहानी, इस बात को हमें अभी समझना है। इसकी कहानी क्या थी? तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है 1749 से लेकर 1754 तक लड़ा जाएगा। दो तरफ हमें देखने हैं, एक तरफ कौन है? कर्नाटक, एक तरफ तो है कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में शासन था कभी दोस्तली का, मतलब इन्हीं से पहले दोस्तली राजा था, या दोस्तली इनका क्या था, है ना, नवाब था कर्नाटक का, दोस्तली। जब दोस्तली की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के लिए आपस में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। किस किस में? तो आप बताओगे, एक तरफ से इनका पुत्र है, दोस्तली का पुत्र था, एक तरफ से तो पुत्र है, एक तरफ से पुत्र है और एक तरफ से है दामाद। एक तरफ से कौन है? दामाद। एक तरफ से पुत्र है तो एक तरफ से कौन है? दामाद। ठीक है, पुत्र कौन है? अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। पुत्र है अनवरुद्दीन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, अनवरुद्दीन। और साथ में दामाद है कौन? चंदा साहब, चंदा साहब। देखो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कर्नाटक में, है ना, हाँ, उत्तराधिकारी के युद्ध लड़ रहे हैं कि इनका दामाद कह रहा है कि मुझे शासन चाहिए, और साथ में अनवरुद्दीन कह रहा है इनका पुत्र कि मुझे शासन चाहिए। अब इस बात का ही फायदा उठाने वाले हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। किसी का एक का साथ तो अंग्रेज देंगे और किसी एक का साथ कौन देने वाले हैं? फ्रांसीसी देने वाले हैं। एक तरफ जरा दूसरी तरफ और समझते हैं, हैदराबाद में क्या घटना घट रही है? हैदराबाद में हैदराबाद में क्या घटना घट रही है? देखो हैदराबाद, इसी के जस्ट बराबर में था हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद में आप सब जानते हैं निजाम उल मुल्क का क्या था? शासन था। किसका? निजाम, निजाम मुल्क, निजाम मुल्क का क्या था? यहाँ शासन था। इसकी जैसे ही मृत्यु होती है, निजाम उल मुल्क लिख लेना, या निजाम मुल्क का क्या था? शासन था। हैदराबाद में जैसे इसकी मृत्यु होती है तो एक तरफ से तो इसका बेटा और एक तरफ से इसके पोते में आपस में विवाद होना स्टार्ट हो जाता है उत्तराधिकार के लिए। तो पुत्र था इसका कौन? पुत्र था नासिर जंग, पुत्र था नासिर जंग। और बेटा इसका पौत्र था, पोता था इसका कौन? मुजफ्फर जंग। कौन था? मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। कौन था? मुजफ्फर जंग। देखो प्रश्न क्या पूछाएगा, बताओ कर्नाटक के दूसरे युद्ध में हैदराबाद में, है ना, मुजफ्फर जंग का साथ कौन दे रहा था? और इधर आपसे पूछेगा, है ना, नासिर जंग का साथ कौन दे रहा था? ऐसे ही उधर पूछेगा चंदा साहब का साथ कौन दे रहा था? आपसे पूछेगा बताओ अनवरुद्दीन का साथ किसके द्वारा दिया गया? इसी बात को आपको समझना। आप जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अनवरुद्दीन को अभी युद्ध में हरा रहे थे कौन? फ्रांसीसी। क्या अनवरुद्दीन का साथ देने वाले हैं फ्रांसीसी? आप कहोगे नहीं साथ देंगे, वो तो साथ किसका देंगे? चंदा साहब का। किसका? चंदा साहब का। तो ऐसे ही दिमाग लगाना है थोड़ा सा और पेपर को हल करके ले जाना है कि पूछ क्या रहा है। देखो चंदा साहब, इसका साथ देंगे कौन? फ्रांसीसी लोग। कौन देंगे इसका साथ? फ्रांसीसी लोग। तो फ्रांसीसी साथ दे रहे हैं किसका? चंदा साहब का। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी साथ दे रहे हैं किसका? चंदा साहब का। यानी चंदा जैसे चेहरे को क्या होता, फंसाया जाता, तो ऐसे याद रख लेना, चंदा साहब का साथ दिया था किसने? फ्रांसीसियों को। अनवरुद्दीन, है ना, दीन किसके खराब थे? अंग्रेजों के। भारत में आके सुधर गए, तो ऐसे याद कर लेना, अनवरुद्दीन का साथ दे रहे हैं कौन? अंग्रेज। कौन दे रहे हैं? अंग्रेज। आपसे ऐसे ही पूछेगा मुजफ्फर जंग, तो इसमें एफ एफ आ रहा है, तो हम बताएंगे इनका भी साथ कौन दे रहे हैं, है ना, फ्रांसीसी, है ना, मुजफ्फर। तो यहाँ से एफ उठा लेना, इनका भी साथ कौन दे रहे हैं? फ्रांसीसी। इनका भी साथ कौन दे रहे हैं? आप बताओगे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और देखें नासिर जंग का साथ कौन देगा? फिर आप बताओगे। नाश किसने कर दिया भारत का? अंग्रेजों ने। नाश किसने कर दिया? अंग्रेजों ने भारत का नाश कर दिया। तो अंग्रेजों ने साथ दिया है किसका? नासिर जंग का। किसका? नासिर जंग का। अब जरा ध्यान से देखना, युद्ध में हुआ क्या। युद्ध में हुआ कि जब दोनों के बीच आपस में युद्ध लड़े जा रहे हैं, एक तरफ से हैदराबाद का निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है और कर्नाटक में दोस्त अली की। साथ में यहाँ पुत्र अनवरुद्दीन के बीच में विवाद हो जाता है, दामाद चंदा साहब के बीच में। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बताओ चंदा साहब का साथ कौन दे रहा था? आप बताओगे फ्रांसीसी। अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहा था? आप कहोगे अंग्रेज। आपसे पूछेगा पौत्र का मुजफ्फर जंग का साथ किसने दिया? फ्रांसीसियों ने। और साथ में नासिर जंग का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने। तो ऐसा ही हुआ, मुजफ्फर जंग ने, है ना, हरा दिया किसको? नासिर जंग को, है ना। यहाँ तो फ्रांसीसी ताकतवर रहे, किसको हरा दिया? नासिर जंग को हरा दिया। ठीक, देखो आगे यहाँ अनवरुद्दीन के बारे में देखो, ऐसे ही हुआ, मतलब आगे चलकर पूरी घटना हुई कि नासिर जंग भी अंतिम में मर जाएगा और मुजफ्फर जंग भी लास्ट में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ चंदा साहब, देखो चंदा साहब यहाँ मजबूत रहा, हरा दिया किसको बच्चे? अनवरुद्दीन को, है ना। चंदा साहब ने हरा दिया किसको? अनवरुद्दीन को।
ठीक, उधर अलग कहानी थी, मुजफ्फर जंग को पहले क्या बना दिया गया था, बंदी बना लिया गया। फिर सारी ऐसी घटना होती हैं जो तुम्हें आपको मतलब आपको इतने पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस ये याद रखना है कि कैसे कैसे ये युद्ध स्टार्ट होता है, ये कैसे कैसे युद्ध स्टार्ट होता है। तो इसके बाद क्या होता है इसको हमें समझना है। ठीक, देखो फिर पूछा जाएगा बताओ कौन सी संधि के द्वारा, कौन सी संधि के द्वारा ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध रुक गया था। बहुत बड़ी घटना है, इतना तुमसे पेपर में नहीं आता, तुम्हें बस ये पूछा जाएगा बताओ किसका साथ कौन दे रहा था। तो देखना दूसरा कर्नाटक युद्ध कैसे रुका उसको हमें समझना है, दूसरा कर्नाटक युद्ध रुका कैसे है। दूसरा कर्नाटक युद्ध तो आपको बताना है, दूसरे कर्नाटक युद्ध में होती है पांडिचेरी की संधि। तो आपको लिखना है दूसरे कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की, पांडिचेरी की संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को रोका गया, द्वारा इस युद्ध को रोका गया, इस युद्ध को रोका गया। बस इतना ही पूछेगा, शुरू कैसा हुआ और कैसे ये खत्म हुआ। युद्ध को रोका गया, युद्ध को रोका गया। तो आप बताओगे पांडिचेरी की, है ना, पांडिचेरी की संधि के द्वारा, या पूछ ले कब हुई थी, तो 1954-55 में ये संधि होती है, लगभग 1955 में ये संधि होती है। और इस संधि के कारण इस युद्ध को क्या कर दिया जाता, रोक दिया जाता। तो मैंने कहा शुरुआत कैसे होती है, कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं से जुड़ा हुआ था, और अंत हो जाता जब पांडिचेरी की क्या होती है, संधि होती है। आपसे केवल इतना पूछेगा कौन किससे जुड़े हुए थे, घटना होती है, इसको ये मार देता है, उसको वो मार देता है, वो सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना ही पूछा जाता है, उतना तुम्हें याद रखना। फिर उसके बाद रखना है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो बिल्कुल निर्णायक युद्ध होगा। और उसके बाद ही क्या हो जाएगा, फ्रांसीसियों के भारत से, है ना, दमन हो जाएगा, या कह सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी विस्तार इनका रुक जाएगा। तो लिखना कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का थर्ड युद्ध यानी कि तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो कब से कब तक लड़ा जाएगा, आप कहोगे ये लड़ा जाएगा 1756 से स्टार्ट होगा और लगभग चलेगा ये 1763 तक, ये चलेगा 1763 तक। ठीक है, 1763 तक। तो आपसे पूछेगा ये युद्ध क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसका कारण है, इसका अगर आपसे कारण पूछ ले, इसका कारण, तो सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण है। कहाँ होगा ये भी, सप्तवर्षीय, सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण है, युद्ध इसका कारण है। ये भी कहाँ हो रहा होगा आप बताओगे, ये भी ब्रिटेन में इसका कारण है। ये भी कहाँ हो रहा होगा, ब्रिटेन में हो रहा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि बताओ सप्तवर्षीय युद्ध से कौन सा, सप्तवर्षीय युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो उससे भारत में कौन सा युद्ध स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। उसके बाद क्या होता है इसे ज़रा हमें समझना है। ठीक, अब डुप्ले को हम ये कह सकते हैं 1854 में, सॉरी 1754 में, एक लाइन और लिखना चाहो तो आप लिख लेना, 1754 में डुप्ले, डुप्ले को वापस बुला लिया गया, डुप्ले को वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। तो पांडिचेरी की संधि डुप्ले नहीं करता है ना, बुला लिया गया, बुला लिया गया। तो इसके बाद प्रश्न पूछा किसको भेजा जाता है, तो गोडोहो को भेजा जाता है, किसको, गोडोहो को, गडोहो को भेजा जाता है ना, जो पांडिचेरी की संधि करता है। तो बहुत परेशान होता है कौन, डुप्ले, डुप्ले कहता है कि इसने ही हमारे देश का क्या कर दिया, इसी संधि ने, है ना, फ्रांसीसियों का नाश कर दिया, कंपनी के विस्तार का नाश कर दिया है। जो संधि कर ली है कौन सी, गडोहो ने, किससे, अंग्रेजों से। कौन सी संधि, पांडिचेरी की संधि। बहुत परेशान हुआ था डुप्ले। मैंने कहा ना ये ही कारण होगा फ्रांसीसियों का भारत में विस्तार नहीं होगा कि वो एक सरकारी कंपनी थी, सरकार ने उठाया डुप्ले को और फिर दोबारा कर फ्रांस में बुला लिया। बड़ा परेशान हुआ था डुप्ले, क्योंकि ऐसे हम देखते हैं कि डुप्ले आहिस्ते आहिस्ते पूरे भारत में फ्रांसीसियों का विस्तार कर रहा था। कमज़ोर नहीं था किससे, अंग्रेजों से। थल सेना में मजबूत था लेकिन जल सेना में हम कह सकते हैं थोड़ा कमज़ोर था। पीछे भी हम बात करते जैसे बोनापार्ट, बोनापार्ट भी कहता कि मैं अंग्रेज़ों को थल सेना पे तो हरा सकता हूँ लेकिन जल में नहीं हरा सकता, क्योंकि इनकी जल सेना क्या थी, मजबूत थी अंग्रेज़ों की। तो 1754 में डुप्ले को वापसी बुलाया गया, गडेहू को भेजा गया और ये गडेहू क्या करता है, पांडिचेरी की संधि करता। तो फिर मैंने बताया 1756 और 1763 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा, सप्तवर्षीय युद्ध इसका क्या होगा, कारण होगा, जो कहाँ लड़ा जा रहा होगा, आप कहोगे ब्रिटेन में, सॉरी कहाँ, यूरोप में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो सबसे मेन इनका युद्ध होने वाला है 22 जनवरी 1760 में, है ना, 1760 में।
देखो उसके युद्ध के बारे में पूछता है आपसे, युद्ध के बारे में पूछता है वांडीवास के युद्ध के बारे में। देखो 1760 में लड़ा गया, 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। एक तरफ से लड़ रहे हैं अंग्रेज, एक तरफ से कौन लड़ रहे हैं आप कहोगे अंग्रेज, और एक तरफ से लड़ रहे हैं फ्रांसीसी, क्योंकि अब फ्रांसीसियों का खात्मा होने वाला है यहाँ से भारत से। फ्रांसीसी एक तरफ से लड़ रहे हैं, फ्रांसीसी एक तरफ से लड़ रहे हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों का क्या हुआ इसमें विजय हुई और फ्रांसीसियों की क्या हुई इसमें हार हुई। तो हम बता सकते हैं, ध्यान से सुनना, अब इस युद्ध में आ चुका है कौन अंग्रेजों की तरफ से, हम कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव पहुंच चुका है। देखा हम देखते हैं 1757 में किसका युद्ध लड़ते रहे, प्लासी का युद्ध जीत के आ रहे हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध जीत के आ रहे हैं। 1700 हम कहेंगे 59 में, है ना, जो ये डचों को हरा के आ रहे हैं, किसको, डचों को हरा के आ रहे हैं। और 1760 में वांडीवास के युद्ध में हरा दिया इन्होंने किसको, तो आप कहोगे हरा दिया किसको, अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने हरा दिया फ्रांसीसियों को। तो इधर से अगर हम बात करें, इधर से हम बात करें तो यहाँ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था आयर कोट, अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ कौन लड़ रहा था, आयर कोट, और यहाँ था लाली, फ्रांसीसी की तरफ से कौन था, लाली था, कौन था, लाली था, ये लाली गवर्नर था, और इधर से कौन था, आयर कोट था, कौन, आयर कोट। क्लियर है यहाँ तक। यानी फ्रांसीसी इस युद्ध में हारते हैं, और युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे हम जानते हैं 1763 में, 1763 में पेरिस की संधि होती है। यानी पेरिस की संधि के कारण, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि होती है, और उस संधि में, पेरिस की संधि में होता क्या है कि फ्रांसीसियों का पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं जो विस्तार चल रहा था उस विस्तार को रोक दिया जाता है, सेना रोकने के लिए मना कर दी जाती है, पांडिचेरी इनको लौटा दिया जाता है, चंद्रनगर इनको लौटा दिया जाता है, और साथ में ये कहा गया, है ना, कि ये अपना किले की, या हम कह सकते हैं जो फैक्ट्रियाँ बनाते थे उनकी किलेबंदी करने को भी इनको रोक दिया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं डुप्ले के जाने के बाद फिर सब ऐसे हम कह सकते हैं अयोग्य शासक पहुंचते हैं भारत में, या क्या पहुंचते हैं, अयोग्य गवर्नर पहुंचते हैं जो युद्ध में अपनी महत्वाकांक्षा या कह सकते हैं अपने रूप को नहीं दिखा पाए। और उसके बाद हुआ क्या कि फ्रांसीसियों का भारत से विस्तार रुक गया, और 1954 में ये भारत से छोड़कर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा 1760 में लड़ा गया वांडीवास का युद्ध, पेपर में पूछा जाता है, जो अंग्रेज और साथ में फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और फ्रांसीसी इससे हम कह सकते हैं इस युद्ध के बाद बहुत अधिक नुकसान उठाया फ्रांसीसियों ने, और भारत में उन्होंने अपना विस्तार करना बंद कर दिया। तो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं फ्रांसीसियों के बारे में, यानी फ्रांसीसी कैसे अपने विस्तार को नहीं कर पाए। और 1763 में हम कह सकते हैं होती है पेरिस की संधि। तो हमें याद रखना है, पहले युद्ध में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए। दूसरा मैंने कहा कि भारतीय राजाओं का ही उसमें क्या थे, प्रमुख भूमिका थी, उन्हीं की पृष्ठभूमि थी। तीसरा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से स्टार्ट होता है। तीसरे युद्ध में किसकी संधि होती है, आप कहोगे तीसरे युद्ध में होती है पेरिस की संधि, दूसरे में पांडिचेरी की संधि, और पहले में होती है, आप मुझे बताओगे कौन सी संधि होती है पहले में, उस संधि को आपको याद रखना। तो पहले में किसकी संधि होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अभी मैंने आपको कराया था कि पहले में कौन सी संधि होती है, ठीक। तो इस प्रकार फ्रांसीसी के बारे में हम पढ़ते हैं और ख़त्म होती हैं कि भारत में कैसे फ्रांसीसी कंपनियां पहुंचती हैं, और सॉरी कैसे ये कंपनियां पहुंचती हैं और कैसे भारत में अपना ये विस्तार करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे आगे। आगे हम क्या करने वाले हैं, इनके एक एक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कुछ मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न मैं इसके हल कराऊंगा, तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे भारत में कैसे मुगलों का पतन होता है। तो आज की कहानी यहाँ तक। ओके, टाटा, बाय बाय।